हेलो फ्रेंड्स, आवाज़ आ रही प्रॉपर? अगर आवाज़ आ रही है तो कमेंट कर सकते हैं कि आवाज़ आ रही है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, चैनल को बहुत अच्छे तरीके से जो है सपोर्ट किया। और सबसे पहले आप सब जो हैं बधाई के जो है वो पात्र होंगे। तो और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जो लोग अभी हमारे चैनल को अभी नए नए लोग अभी देख रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, लाइक कर दीजिए और चैनल के साथ जुड़ जाइए। उससे फ़ायदा क्या होगा कि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो मैं अपलोड करूँगा यूट्यूब पर, वो उसका नोटिफिकेशन आप तक जो है वो पहुँच जाएगा और आप सभी लोग जो है उस वीडियो को पूरे तरीके से अच्छे तरीके से जो है वो देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ साथ अगर हम देखें तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग को पता होगा, इससे पहले हमने जो है एक शॉर्ट्स के माध्यम से हमने एक वीडियो अपलोड की थी। उसमें हमने आप लोगों को बताया था कि अ, बहुत जल्द मैं यूपीएससी सिलेबस एनालिसिस पर वीडियो लाने वाला हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो वीडियो एनालिसिस पर है, ठीक है। यानी कि सिलेबस एनालिसिस हमारा इम्पोर्टेंट क्यों होता है, ठीक है। और क्या बगैर सिलेबस एनालिसिस किए हम अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं? तो इस पे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आप सब लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यूपीएससी विद जैद और लाइक कर दीजिए और चैनल के साथ जुड़ जाइए, ठीक है। और अगर आप सबको कोई और वीडियो की नीड है, जैसे यूपीएससी क्या है, या अगर आप लोग बिगिनर हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर करके मेरी 2-4 वीडियो पड़ी हुई हैं, जैसे न्यूज़पेपर को लेके एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट होती है, एनसीईआरटी को लेकर के यूपीएससी क्या है, कैसे एग्ज़ाम पैटर्न है, ठीक है। तो इसको लेकर के मैंने लेटेस्ट लेटेस्ट वीडियो अपलोड की है, आप चाहो तो उसको चेकआउट कर सकते हो। तो यहीं से हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक आप लोग को मालूम पड़ गया होगा, आज का टॉपिक जो है वो यूपीएससी सिलेबस एनालिसिस पर है। तो क्या होता है यूपीएससी सिलेबस एनालिसिस, कैसे किया जाता है और ये कितना रोल प्ले करता है, तो इसको आज हम एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझेंगे, ठीक है। जैसे आप सब लोग देख सकते हैं ये यूपीएससी सिलेबस है, रखा हुआ है। तो आई होप कि मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों के पास भी सिलेबस होगा यूपीएससी के, चाहे वो प्रिंट फॉर्म में हो, पीडीएफ फॉर्म में हो, ठीक है। और जिनके पास नहीं है वो लोग भी सिलेबस को जो है UPSC.gov.in पर जो है जा करके वो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उसको चाहे प्रिंट फॉर्मेट में रख सकते हैं, चाहे उसको जो है पीडीएफ फॉर्म में भी रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है ना। तो हम लोग बात करते हैं कि सिलेबस होता क्या है। देखिए, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए आप कोई एक पर्टिकुलर आप क्षेत्र को आप बिलोंग करते हैं। तो जब भी आप कहीं भी दूसरे एरिया में, आप जैसे कहीं भी दूसरे क्षेत्र में अगर आप जाते हो, तो वहाँ पे आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है। वहाँ पे लोग आपको नहीं जानते, ठीक है। वहाँ की बोली भाषा आप नहीं जानते, या आप किसी को नहीं जानते, या वहाँ के लोग आपको नहीं जानते, ठीक है। तो ये है। अब इसके साथ साथ अब वहाँ पे अपनी आइडेंटिटी कैसे आप लोग जो हो बताना कैसे करोगे, साबित कैसे करोगे कि हम ये हैं, यहाँ के रहने वाले हैं। तो आप लोग क्या करते हो, तो आप लोग करते ये हो कि कम्युनिकेट करते हो, यानी कि बातचीत करना वो स्टार्ट करते हो। तो बातचीत जब आप लोग करते हो तो पूछते हो भाई तुम्हारा नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, ठीक है, यहाँ के हैं कि वहाँ के हैं, आप क्या काम करते हैं, स्टूडेंट हैं, वर्कर हैं, हाउसवाइफ हैं कि फ्रेशर हैं अभी। तो उनकी जो वर्क प्रोफाइल है या जो भी उनकी लाइफ स्टाइल है उनके बारे में आपको क्लियर होता है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। तो इस तरीके से यानी हम लोग उनसे बात करते हैं। तो सिलेबस भी वही करता है। सिलेबस क्या है, सिलेबस एक यूपीएससी यानी यूपीएससी एक पेपर के रूप में वो डायरेक्ट आपसे बात नहीं कर पाता। इस वजह से वो जो है एक पेपर यानी कि एक फॉर्मेट, जैसे मान लीजिए एक यूपीएससी का मान लीजिए एक पेपर है, तो इसके माध्यम से वो जो है प्रिंट फॉर्म में वो आपसे वो जो है इंटरेक्ट करता है, यानी बातचीत करने की कोशिश करता है। यहाँ तक बात क्लियर है। तो जब आपसे बात करता है तो वो ये बताता है कि देखिए भाई, हमें ऐसे लोग की ज़रूरत नहीं है जो बहुत मोटा चश्मा लगाए हों, दिन रात खाली पढ़ाई ही करें, ठीक है, मोटी मोटी किताबें मार्केट से ले आएँ बिना समझे बिना जाने कि मेरी डिमांड क्या है, मैं चाहता हूँ क्या हूँ। मैं थोड़ा ना कह रहा हूँ कि आप पूरी किताब पढ़ लीजिए, वो लोग तो पूरी पूरी किताब पढ़ लेते हैं फिर भी कहते हैं सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं है, पूरी किताबें आपको नहीं पढ़नी। किस सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन आने की डिमांड है, ये हमें सिलेबस बताता है, ठीक है।
अब सिलेबस में जैसे लिखा होता है कि हिस्ट्री पढ़ लेना, ज्योग्राफी पढ़ लेना, ठीक है, पॉलिटी पढ़ लेना। तो पॉलिटी में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या चीज़ नहीं पढ़नी है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। इसके साथ साथ ज्योग्राफी में इस तरीके से हो गए, क्या सवाल कहाँ से आएंगे, कैसे क्या होगा। तो ये सब काम जो है हमें सिलेबस जो है वो बताने की कोशिश करता है। यहाँ तक बात क्लियर है। तो इस तरीके से मैं आपको एक सिलेबस के थ्रू मैं आपको बता देता हूँ। और बहुत से बच्चे क्या करते हैं जो फ्रेशर्स होते हैं, फ्रेशर्स जो अभी हाल ही में अपना 12th क्लास पास किए हैं, तो क्या करेंगे, जैसे 12th क्लास पास कर लेते हैं, उसके बाद कहते हैं कि अब मैंने 12th क्लास पास कर ली है, अब मेरा सपना है कि यूपीएससी क्रैक कर देना, फर्स्ट रैंक मेरी आएगी, ये आएगा वो आएगा, और सब डिसाइड कर लेते हैं पहले से। उसके बाद कोई एक्शन प्लान नहीं बनाते हैं, या कोई स्ट्रक्चर पढ़ाई का नहीं बनाते हैं, या कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं बनाते, खाली टारगेट एक रख लेते हैं, हाँ इस साल जो है यूपीएससी बंदा क्रैक करेगा। तो क्रैक कैसे करना है, उसके लिए एक पूरा एक प्लान स्ट्रक्चर जो है वो होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप बिगिनर हो, पहले एक चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, मार्केट गूगल पर सर्च करेंगे, फिर पूरी बुक लिस्ट निकलती है। तो जैसे ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एम लक्ष्मीकांत किताब होती है जो कि लेवल 2 के लिए होती है। आप इसकी मोटाई देखिए, इतनी मोटी होती है, और इसका जो है कंटेंट आप देख सकते हो, किस तरीके से इसमें बात कही गई है, किस तरह से इसमें लिखा है। अब कोई भी बिगिनर हो जिसका फाउंडेशन अभी तैयार नहीं है, जिसने अभी एनसीईआरटी नहीं पढ़ा, वो डायरेक्ट इस पे आ गया, जंप कर गया, तो क्या वो इस बुक्स को, यानी इस बुक्स को, लिखावट को, इस बुक्स के कंटेंट को, क्या बात कही जा रही है, कैसे क्या होता है, राजनीति निर्देशक जो तत्व है वो क्या है, ठीक है, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, ये सब सारी चीज़ें वो स्टार्टिंग में समझ नहीं पाएगा। क्योंकि क्यों, क्योंकि उसने अपना बेस ही नहीं बनाया, उसने अपने फाउंडेशन ही नहीं रखी, ठीक है। वो डायरेक्ट जंप कर गया स्टैंडर्ड बुक्स पर। अब वो बार बार, अब वो जो है बाल खजुला रहा है कि भाई अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, यूपीएससी बहुत टफ है, उसका पीवाईक्यू नहीं सॉल्व कर पा रहा, सब कुछ सॉल्व नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो वो क्या करता है, वहीं से गिव अप करना शुरू कर देता है कि भाई यूपीएससी बहुत टफ है। लेकिन ऐसा नहीं है, यूपीएससी टफ नहीं है। देखिए टफ तो कई सारे एग्जाम्स हैं, लेकिन उसको टफ बनाता है ये माइंड, ठीक है। ये माइंड जो होता है उसको टफ बना देता है। तो ऐसा नहीं करना है, इसको समझना है क्या है कैसे। अगर आप लोग सिलेबस पे अपनी कमांड कर लेते हो तो जो है चीज़ें आसान हो जाती हैं समझने में। अब मैं बात करता हूँ सिलेबस, एक होता है सिलेबस पढ़ना, और एक होता है सिलेबस पर अपनी कमांड करना। तो हमें सिलेबस नहीं पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि सिलेबस पढ़ना मतलब हो गया कि आप उसको रट्टा मार रहे हो। तो रट्टा मार के यूपीएससी जाओगे तो यूपीएससी तो वैसे भी इसका विरोध करता है कि हम रटने रटने वाले लोगों को वैसे भी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनको अफसर बनने का अवसर नहीं देंगे। तो वैसे भी नहीं। दूसरी बात, आप लोग एनसीईआरटी देखे होंगे, तो एनसीईआरटी भी जिसका आमुख पेज होता है उस पर भी आप लोगों ने अगर नोटिस किया होगा, या आप लोगों ने इसको गौर किया होगा, पढ़ा होगा एक दो बार, तो उसमें लिखा होगा साफ साफ कि हम रटने वाले पद्धति का विरोध करते हैं, यानी रटने वाले लोगों का हम विरोध करते हैं। तो कोई भी चीज़ रटनी नहीं जाती, क्योंकि ये वैसे भी कब तक आप इससे रटोगे, उसमें पढ़ने के लिए इसमें बहुत कुछ है। सिर्फ एम लक्ष्मीकांत ही थोड़ी ना, इसमें एनसीईआरटी है, लेवल 1 लेवल 2 आंसर राइटिंग, बहुत सारे न्यूज़पेपर, तमाम तरह की चीज़, कब तक आप रटोगे। तो रटने से कोई फ़ायदा, क्योंकि आप जब तक रटोगे 80% चीज़ें आप भूल जाओगे, 20% चीज़ें याद रहेगी, और 20% चीज़ें याद रहेगी तो आप 20% लेकर के जाओगे नहीं यूपीएससी में, क्योंकि 20% से काम होना नहीं है। तो इस तरीके से चीज़ें रटी नहीं जाएंगी, चीज़ें समझी जाएंगी। अब यूपीएससी एनालिसिस होता क्या है, सिलेबस एनालिसिस होता क्या है, और ये कैसे किया जाता है। जैसे यहाँ पर आप एक देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक सिलेबस रखा हुआ है प्रिंट फॉर्म में। ये बेसिकली मेंस का सिलेबस है, जो मेंस का 4 पेपर आप देते हो, जीएस फर्स्ट, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4, ठीक है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास, भूगोल और समाज, कितना छोटा सा बता दिया कि मैं हिस्ट्री पूछूंगा, आर्ट एंड कल्चर पूछूंगा, और वर्ल्ड हिस्ट्री पूछूंगा, ज्योग्राफी पूछूंगा, और इंडियन सोसाइटी पूछूंगा। ये तो बता दिया कि हम इन इन किताबों से पूछ रहे हैं, लेकिन इन किताबों में क्या क्या चीज़ें पूछ रहा है। जैसे कह रहा है कि भारतीय संस्कृति से आधुनिक, भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक की कला के रूप में, साहित्य के रूप में वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे। तो कौन कौन पहलू कौन कौन शामिल कर रहा है कि वास्तुकला, साहित्य यानी उस टाइम का लिटरेचर क्या था, एंशियंट टू मॉडर्न, और उसका कला कैसी थी, उसका आर्ट कैसा था, ठीक है, उसका पूरा स्ट्रक्चर के बारे में ये पूछ रहा है। उसके बाद कह रहा है 18वीं सदी से लेकर वर्तमान, मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का
आधुनिक भारतीय इतिहास, ठीक है। महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व और विषय। देखिए, जब भी आप कोई भी जब भी आप कोई भी चीज़ पढ़िए, तो अगर उसमें घटना के बारे में है कि हाँ ये फलाना घटना के बारे में कहा जा रहा है पढ़ने के लिए, तो उसमें घटना के साथ साथ उस घटना वो घटना कैसे घटित हुई और उसमें कौन कौन से व्यक्तित्व शामिल थे। व्यक्तित्व मतलब पर्सनैलिटीज, यानी कौन कौन लोग उसमें योगदान दिए हैं, वो घटना के टाइम पे कौन कौन व्यक्ति उसमें शामिल रहे हैं, उनके बारे में भी पढ़ना है। और उस टाइम पे वो मुद्दे किस मुद्दे पे उन्होंने बात की, किस मुद्दे पे लड़ाई झगड़े हुए, ठीक है, या किस मुद्दे पर बहस हुई थी, ठीक है, तो वो क्या थे, इनके बारे में हम लोग को देखना है। लेकिन अब देखिए, सिलेबस होता है कि लाइन बाय लाइन पढ़ना, तो लाइन बाय लाइन हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि ठीक है, लाइन बाय लाइन पढ़ने का मतलब हो गया कि आप रट्टा मार रहे हो, और हमें रट्टा वैसे भी नहीं मारना, क्योंकि यूपीएससी तो इसका भी मतलब विरोध करता है, तो इस वजह से आपको रट्टा नहीं मारना है। अब आप लोग को फिर समझना कैसे कि भाई हम तो रट भी नहीं सकते, लाइन बाय लाइन भूल जाएंगे बाद में। तो ऐसे करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सिलेबस एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब होता है कि किसी भी बड़े सेंटेंस को छोटे छोटे शब्दों में या छोटे छोटे वर्ड में इसको जो है तोड़ देना, ठीक है। अब तोड़ेंगे कैसे, जैसे यहाँ पे कह रहा है महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, तो महिलाओं की भूमिका क्या है और कहाँ पर, इंडियन सोसाइटी में। इंडियन सोसाइटी में महिलाओं को कितना जो है वो मान सम्मान दिया जा रहा है, उनकी भूमिका कहाँ पर है, किस किन क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका है। महिला संगठन क्या है, यानी कि जो वुमेन्स ग्रुप बन रहे हैं, जैसे जैसे एनजीओ में भी हो सकते हैं, ठीक है, आशा बहु आप लोग सुने होंगे, उसमें भी हो सकता है, आंगनबाड़ी केंद्र हो सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो इनका कितना परसेंट योगदान है, ये क्या काम करते हैं, ठीक है। जनसंख्या संबंध मुद्दे की, जनसंख्या जो बढ़ रही है वो एक चुनौती के रूप में जो है वो सामने आते हुए दिख रही है। गरीबी, पॉवर्टी, विकासात्मक विषय क्या है, ठीक है, इनके बारे में हम लोग को देखना है कि सही कहीं पर सड़कें नहीं हैं, कहीं पे बड़े बड़े जो हैं वो कह सकते हैं कहीं पे सड़कें नहीं है, लाइट्स नहीं है, बिजली नहीं है, और जिस तरीके से पेड़ काटते चले जा रहे हैं, जंगल साफ होते चले जा रहे हैं, तो एक तरफ तो बंदा कह रहा है नहीं जंगल काटो, मुझे बिल्डिंग चाहिए, मुझे अच्छी अच्छी वो फैसिलिटीज़ चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम लोग जंगल तेजी से काटते चले जा रहे हैं, तो जंगल के जो जीव जंतु हैं वो शहरों में आ रहे हैं, जिनकी वजह से तमाम हादसे हो रहे हैं, तमाम शिकार हो रहे हैं। दूसरी बात, जंगल कटने से जो है पर्यावरण पर बहुत बड़ा हास पहुँच रहा है, तो इनको किस तरीके से हम लोग बैलेंस कर सकते हैं, इसको समझना ज़रूरी है। और इसके साथ साथ शहरीकरण क्या है, ठीक है, व्हाट इज़ अर्बनाइजेशन, इनको क्या है, और इनके रक्षोपाय, कि अर्बनाइजेशन होना सही है कि गलत है, कि आखिर क्यों कोई व्यक्ति ये अपना अधिवास, अपना मुख्य अधिवास जहाँ पे वो रहता था, अपना क्यों मजबूर हो गया, ऐसे कौन सी परिस्थिति शामिल हो गई या सामने आ गई उसके, कि उसको अपना मुख्य अधिवास छोड़कर दूसरे अधिवास पर जा करके रहना पड़ रहा है। वहाँ पे उसको अपना कॉलेज अगर जाना था तो कॉलेज जा रहा है, हॉस्पिटल की व्यवस्था अगर वहाँ पे नहीं थी तो वो वहाँ पर जाके हॉस्पिटल के लिए जा रहा है, तो वो जो है अपना अधिवास क्यों छोड़ रहा है, और क्या भविष्य में उसी अधिवास में जहाँ जिसने जो पहले जहाँ वो रहता था और वो छोड़ करके वहाँ चला गया दोबारा से, क्या वो वास्तव में हम लोग कुछ ऐसा प्लान कर सकते हैं कि वो दोबारा से अपने पुनः अधिवास में जा सके, या फिर हम लोग वहाँ की उस अधिवास को इस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं, या उसका जो स्ट्रक्चर है उस तरीके से बना सकते हैं कि वो अधिवास जो उसको खराब लग रहा था कि यहाँ पे कुछ नहीं है विकास के नाम पे, और हम लोग अगर उसकी उस नीड्स को उनकी उन आवश्यकताओं को जो वो चाह रहे थे, जिनकी मजबूरन उनको अपना घर बार छोड़ना पड़ा, दूसरे मुल्क में जाके रहना पड़ा, क्या हम लोग उन चीज़ों को वहाँ पे दोबारा दे सकते हैं, अगर हाँ तो वो कैसे क्या है, तो उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे जान सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से जैसे है विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण दक्षिण एशिया से और भारतीय उपमहाद्वीप, ठीक है, शामिल करते हुए भारत सहित, यानी भारत सहित मतलब हो गया कि पूरे विश्व में, यानी सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व में किस तरीके से संसाधनों का वितरण है, ठीक है, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। आज के ज़माने में तो हर जगह मतलब आपको रिसोर्स जो है मौजूद हैं। आपका मोबाइल क्या है, वो भी एक रिसोर्स है, मैं वीडियो बना रहा हूँ आप तक पहुँच रहा है, ये भी एक रिसोर्स है। तो इस तरीके से जो है सारी चीज़ें, जैसे इसमें कहा जा रहा है प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र के उद्योगों को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार कार्य। देखिए प्राथमिक क्रियाएं क्या होती हैं, सेकेंडरी क्रियाएं क्या होती हैं, थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है, इस तरीके से
तो प्राथमिक क्रियाएँ क्या होती हैं, द्वितीयक इनको आप जैसे मैंने अपने इससे पहले एक वीडियो मैंने एक आपसे माँग की थी कि एक छोटी सी एक नोटबुक आप लोग बना लीजिए करिए और हो सके तो कलरफुल जो पेन होती हैं उनको आप जो हो उन्हीं से आप नोट्स बनाइए, क्योंकि जो कलरफुल पेन होती हैं वो क्या होती हैं, हमारे आँखों को एक इंडिकेट करती हैं और बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने का काम करती हैं और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और सुकून मिलता है, ठीक है? तो इस वजह से आप लोग चाहो तो कलरफुल का पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं और एक छोटी सी एक नोटबुक बना लीजिए। उसमें सिलेबस के हर एक टॉपिक को जितने भी इसमें पॉइंट्स दिए हैं, जितने भी इसमें छोटे-छोटे शब्द दिए हैं, उनको आप लिखने की कोशिश कीजिए। जैसे इसमें लिखा है शहरीकरण एक समस्या, तो शहरीकरण क्या है? व्हाट इज़ अर्बनाइजेशन? आप लोग उसको चाहो तो आप लोग उसको नोटबुक में लिख सकते हो। गूगल से आप उसको चेक कर सकते हो कि क्या है, क्या कैसे है, क्या नहीं। ये अर्बनाइजेशन क्या है? इसके बढ़ने से क्या नुकसान है, इसके घटने से क्या नुकसान है, अर्बनाइजेशन इतना क्यों हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए कौन से शहरों को हम कह सकते हैं कि हाँ ये अर्बनाइज हो रहा है, ठीक है, तो इसको हम देख सकते हैं। इसके बाद ज्योग्राफी में देख लीजिए तो भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, हलचल, चक्रवात, इस तरीके से कई तमाम तरह की जो हैं वो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। तो ये क्या है, अब जैसे सुनामी को देखिए, सुनामी को लेकर जो है पिछले साल जो है मेंस में भी सवाल आया था कि व्हाट इज जो है वो सुनामी, यानी कि सुनामी क्या है, कैसे बनती है और इसके क्या जो हैं वो नुकसान है, ठीक है, इसके क्या इम्पैक्ट हैं और इसके साथ साथ एग्जाम्पल भी आपको कुछ देने पड़ते हैं कि इससे पहले सुनामी कहाँ आई है, कैसे क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सिलेबस को आप छोटे छोटे वर्ड में, जैसे सुनामी क्या है तो आप उसको लिख लीजिए, उसके बारे में आप चेक करिए। भूकंप क्या है, इसके 3 वेव्स जो होती हैं, एल वेव, एल एस वेव, उनको आप लिखिए क्या होती हैं। तरंगे जिसे हम लोग कहते हैं ना, पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे, उनको आप लिखने की कोशिश कीजिए। भूकंप कैसे बनते हैं, सुनामी कैसे आती है, चक्रवात जो तूफान जो साइक्लोन होते हैं वो कहाँ बनते हैं और कैसे बनते हैं, वर्षा कैसे होती है, कैसे बनती है, ठीक है। इस तरीके से आप छोटे-छोटे शब्दों में सिलेबस जब आप उठाइए तो उसमें जो छोटे-छोटे, जो लोग बिगिनर हैं मैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो सिलेबस जब आप उठाइए तो उसमें छोटे-छोटे जो शब्द आपको जैसे दिख रहे हैं, जैसे शहरीकरण क्या है, जनसंख्या मुद्दे क्या हो रहे हैं, ठीक है। तो उनको आप उन डायरी में लिखिए और उसको गूगल से आप सर्च करिए तो आपको जानकारी मिलती जाएगी ना कि अच्छा ये चीज़ है तो ऐसे है, अच्छा ये चीज़ है ऐसे। तो ऐसा करने से फ़ायदा ये होगा कि आपको उन टॉपिक पर आपको एक डेप्थ नॉलेज आपको मिलती जाएगी। तो जब आप सिलेबस दोबारा पढ़ोगे तो आपको उन, यानी जब आप उस टॉपिक को जब आप दोबारा देखोगे तो आपको बात क्लियर हो जाएगी, अच्छा ये चीज़ कहा जा रहा है इसका मतलब ये है, अच्छा ये चीज़ ऐसे होती है, अच्छा ये ऐसे काम करती है। तो इसका मतलब ये है, तो आपका पूरा सिलेबस जो है वो आपके माइंड में एक पिक्चोरियल फॉर्म में आपको दिखने लगेगा और जब आप सिलेबस जो आप अपनी कमांड कर लोगे, एकदम सिलेबस जब आपको खुली आंखों से, आपको बंद आंखों से, खुली आंखों से जब आपको सब दिखने लगेगा, तब समझ जाइए कि मेरा जो है सिलेक्शन पक्का होना है, क्योंकि बिना सिलेबस को पढ़े, बिना सिलेबस पे अपनी अंडरस्टैंडिंग किए बगैर आप यूपीएससी में आप नहीं टिक सकते। यहाँ तक बात क्लियर है। इसी सब तरीके से अगर हम आगे देखें तो आगे इसके 4 क्वेश्चन होते हैं ना, जीएस1, जीएस2, जीएस3, जीएस4। इस तरीके से जो है कई सारे, जैसे पॉलिटी में अगर हम लोग आ जाएं, कार्यपालिका क्या है, न्यायपालिका क्या है, विधायिका किसे कहते हैं, इसकी संरचना क्या है, ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है और भारत सरकार में कितने मंत्रालय आते हैं, कितने विभाग आते हैं, इनके बारे में आप, वही मैं कह रहा हूँ, इनके बारे में आप सर्च कीजिए, इनके बारे में आप लिखिए, नोटबुक में आप लिखिए, इनके बारे में आप सर्च करिए, ठीक है। तो जब आप सर्च करोगे तो चीज़ें आपके सामने आएंगी और आप उसको जब पढ़ोगे तो आप उन बातों पर आपकी जो है वो आप उसको अच्छे तरीके से आप समझ सकते हो। यहाँ तो बात क्लियर है। और जहाँ एक बार सिलेबस आपके माइंड में छप गया कि आप उस पर अपनी कमांड कर लिए, तब फिर जब आप एनसीईआरटी पढ़ो या कोई भी बुक्स पढ़ते हैं तो आप फिर भटकेंगे नहीं, आप अपने सिलेबस से कनेक्ट रह करके आप चीज़ें करेंगे। फिर आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि भाई मुझे ये चीज़ तैयार करना है यूपीएससी में, इसके लिए कौन से बुक्स पढ़नी है, आपको खुद ही मालूम पड़ जाएगा कि मेरा सिलेबस मुझसे क्या डिमांड कर रहा है और मुझे कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए।
ठीक है? तो आप फालतू की वीडियो नहीं देख कर के इसको आप लोग समझने की कोशिश करिए कि सिलेबस क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। सिलेबस यूपीएससी सिलेबस के थ्रू आपको खुद ही बता रहा है कि भैया कहीं मत जाओ, कहीं मत भटको। मैं तुमको खुद बता रहा हूँ कि मैं पॉलिटी में से ये टॉपिक मैं पूछना चाह रहा हूँ। मैं हिस्ट्री में से इन टॉपिक को मैं पूछूंगा। मैं ज्योग्राफी से इन टॉपिक को कवर करना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ से क्वेश्चन करूंगा। तो आप क्यों इतना भटकते हैं? आप उन्हीं सिलेबस को आप देखिए, उनको एक बार समझने की कोशिश कीजिए, अंडरलाइन कीजिए उन मेन टॉपिक को, जैसे जनसंख्या क्या है, ये क्या है, वो क्या है, और उसको लिखिए, उनके बारे में सर्च कीजिए। और जब आप उन लोग को उन पॉइंट्स को आप समझेंगे तो आपका पूरा सिलेबस आपको जो है वो फ्रेमवर्क होकर आपके माइंड में जो आ जाएगा, एक चौड़िया फॉर्म में आ जाएगा। फिर आपके आसपास भी, अगर जैसे जहाँ भी आप रहते होगे तो आप आसपास सराउंडिंग में क्या हो रहा है, तो आप उसको कनेक्ट करने लगोगे कि अच्छा ये चीज़ हो रही है तो मेरे सिलेबस का ये पार्ट है। आज आप न्यूज़पेपर पढ़ते होगे तो उसमें आज इंदौर जो पहले उसको इतने पुरस्कार मिल चुके हैं, इतने अवार्ड से वो सम्मानित हो चुका है जिला, मध्य प्रदेश का है जिला, कि इतना अवार्ड उसको मिल चुका है कि स्वच्छ और साफ सफाई के रूप में। लेकिन आज वही जिला जल सबसे ज़्यादा जल प्रदूषित जिला घोषित हो गया है। लोग वहाँ साफ पानी के लिए तरस रहे हैं, लोगों की जानें चली जा रही हैं। तो ये वही मैं कह रहा हूँ, ये कैसे हुआ, ये परिवर्तन अचानक से कैसे आ गया, सारी चीज़ें कैसे पलट गई। जो जिस जिले को आज अपने अवार्ड मिल चुके हैं अपने क्लीन एंड ग्रीन के लिए, आज वही जिला आज सबसे बेकार जिला में से हो गया। लोग आज पानी के लिए वहाँ तरस रहे हैं। तो ये ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये आप कौन बताएगा? ये आपको बताएगा आपका सिलेबस कि आज वहाँ पर पानी की इतनी नीड्स क्यों हो गई। तो इसीलिए मैं कहता हूँ सिलेबस जब भी आप तैयारी स्टार्ट कीजिए तो आप पहले सिलेबस पढ़िए। और मैंने आपसे वादा किया था कि देखिए आप सबकी डिमांड पर बहुत जल्द मैं पीवाईक्यू, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सिलेबस के बाद हम लोग पीवाईक्यू कवर करते हैं। तो पीवाईक्यू की अगर हम बात करें तो पीवाईक्यू जब मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, वो आपको एक इंडिकेट करता है कि अगर सिलेबस आपको ये बता रहा है कि मैं इस सब्जेक्ट से इतने टॉपिक में उठाऊंगा, यूपीएससी में क्वेश्चन करूंगा। और पीवाईक्यू ये बताता है कि जो क्वेश्चन किया गया है वो उसका फ्रेमवर्क क्या था, क्वेश्चन का उसका की पॉइंट्स क्या थे, वो किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन वो पूछ रहा है, और क्वेश्चन का पैटर्न किस हिसाब से है, क्वेश्चन का लेवल क्या है। ये काम पीवाईक्यू करता है। तो पीवाईक्यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस वजह से मैंने कहा है कि 7 डेज फ्री यूट्यूब पर मैं फ्री में पीवाईक्यू सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। तो डेली में 10 पीवाईक्यू में डेली लाऊंगा। ठीक है, तो 7 डेज हमारा फ्री जो है वो वेबिनार यूट्यूब पर फ्री रहेगा। टाइमिंग में मैं शॉर्ट्स के माध्यम से मैं अपलोड करके मैं आपको बता दूंगा कि टाइमिंग क्या रहेगी, उसकी डेट और टाइमिंग तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो इस चीज़ को जो है समझना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस वजह से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप सभी लोग जब भी तैयारी स्टार्ट कीजिए, चाहे वो आप बिगिनर हो या फिर आप तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, तो सिलेबस आप पढ़ते रहा करिए। एक समय निकालिए, चाहे वो सुबह का समय हो, शाम का समय हो, आप वर्कर हो, स्टूडेंट हो, कॉलेज जाते हो, हाउसवाइफ हो, जो भी हो। लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हो तो एक समय आप ऐसा निकालिए कि जिसमें आप सभी लोग सिलेबस को एक बार पढ़िए। और नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग क्या करिए, सिलेबस का एनालिसिस कीजिए, यानी उसको कई कई शब्दों में, कई कई वर्ड्स में आप उसको तोड़ने की कोशिश कीजिए। आप उसको एक एक डायरी बनाइए सिलेबस एनालिसिस की, उस पर उन्हीं पॉइंट्स को, जो पॉइंट्स आपको नहीं समझ में आ रहे हैं या आपको लग रहा है कि कुछ नया नया है, तो आप उन पर अंडरलाइन करिए और डायरी में उसको लिखिए। और उनको सर्च करिए। तो टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि एआई आ गया है, तो उसकी हेल्प लीजिए, उसको समझिए, उसको पढ़िए। क्योंकि जब तक आपकी क्लियरिटी, जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप जो हो पीवाईक्यू आप सॉल्व नहीं कर पाओगे।
और जिस बंदे ने अगर 10,000 15,000 अगर पीवाईक्यू सॉल्व कर दिए उसका सिलेक्शन यूपीएससी में पक्का होना तय है। लेकिन ये सब करने के लिए आपका सिलेबस पे कमांड होना प्लस पीवाईक्यू सॉल्व करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि तैयारी का पहला स्टेज ही है ये सिलेबस एनालिसिस। बिना इसके करे आप समझ ही में नहीं आएगा। देखिए यूपीएससी क्लियर करने के लिए, यूपीएससी में अपने सिलेक्शन कराने के लिए कुल 12 नियम होते हैं, ये बात जान लीजिए। अब वो 12 नियम क्या हैं, मैं बहुत जल्द उसको मैं यूट्यूब पर एक वीडियो बना दूंगा उसकी भी, कि 12 नियम क्या हैं, उसको आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, और एक एक स्टेप कि हाँ मेरा सिलेबस हो गया, पीवाईक्यू हो गया, एनसीईआरटी हो गया, बेसिक राइटिंग हो गया, आप उसको चेक कर सकते हैं। कैलेंडर मेथड्स क्या होते हैं कि हम कैलेंडर मेथड्स में हम जान सकते हैं कि हाँ इतने डेज मुझे वाली किताबें पढ़नी है, इतने डेज मुझे इन चैप्टर्स को देखना है, इतने घंटे मुझे आंसर राइटिंग करनी है। तो वो पूरा मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मैं बहुत जल्दी मैं अपलोड करूँगा, क्योंकि मैं भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, तो ज़्यादा समय मुझे नहीं मिलता। जैसे ही समय मुझे मिलता है, आधा घंटा 45 मिनट 1 घंटा अगर मिल पाता है, तो मैं आप सबके जो है बीच में आके वीडियो बना देता हूँ। ठीक है, तो आज की वीडियो कैसे रही, तो सबसे पहले आप लोग कमेंट कर सकते हैं, शेयर चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल के साथ आप लोग जुड़ सकते हैं, यूपीएससी विद जैद सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को लाइक कर सकते हैं, और अपने तमाम दोस्त यारों के साथ चैनल को शेयर भी कर सकते हैं, ताकि उन तक भी वीडियो पहुंचे कि सिलेबस को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बिना सिलेबस पढ़े आप जो हो इसमें टिक नहीं सकते। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद। और सिलेबस पे अपनी कमांड करिए, सिलेबस पढ़ते रहा करिए, एक समय निकालिए सिलेबस को पढ़ने का। नहीं समझ में आ रहा है, एनालिसिस करिए, छोटे छोटे वर्ड्स में तोड़िए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छे से पढ़िए, यूपीएससी क्रैक करना है। ठीक है।